राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूं क्लासिकल मैकेनिक्स की न्यू सीरीज। अब तक हम क्वांटम मैकेनिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स अच्छे से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखो, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास कोई भी डायनामिकल सिस्टम है, उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। ठीक है, हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसके इक्वल होता है, वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम आगे डिस्कस भी करेंगे। हमारे पास मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट की भी डेफिनेशन यही होती है कि किसी भी सिस्टम के मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने मिनिमम कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। खैर, ये आगे का टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हैं। तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। इफ n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड k इज कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, और k क्या है, कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का टॉपिक भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिल्कुल बाद आएगा। ठीक है, हमारे पास तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 3n माइनस का k हो जाएगा। ये किसके लिए है, 3 डायमेंशन के लिए होता है। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, k क्या है, कंस्ट्रेंट है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हो गया। अगर हमारे पास 2 डायमेंशन है तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस का k हो जाएगा। अगर हमारे पास 1 डायमेंशन है क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू n माइनस का k हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है उसके लिए वैलिड होता है। हाई टेम्परेचर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था जनरलाइज कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। ये ध्यान देना भाई, क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर एक दूसरे पर डिपेंड है तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, सिर्फ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है या एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ये बात मैंने लिख भी रखी है यहाँ पर भाई। मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बातें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिख रखी है। ठीक है, आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप जैसे मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, आप ये मत लिखो लेकिन इसको समझो। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है, मान लेते हैं हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिर्फ एक माना जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, दिस रिलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वैलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ओनली फॉर गैस मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, गैस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होगा, सिर्फ गैस मॉलिक्यूल ही डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा। यहाँ पर हम लाइक जो और पार्टिकल है जैसे क्वांटम डॉट हो गया ये वगैरह, इनको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, हमारे पास पहले ये जो मोनो एटॉमिक गैस हो गई, मोनो एटॉमिक गैस के लिए n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, k क्या हो गया, 0 हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, f इज इक्वल हो जाएगा 3n माइनस का k। n की जगह आप 1 पुट करो, k की जगह आप 0 पुट करो, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास 3 आया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी 3 आया तभी ये रिप्रेजेंट करा है कि जो पार्टिकल है वो XYZ किसी भी एक्सिस में मूव कर सकता है। लाइक आप मानकर चलो हमारे पास क्या, कोई भी एक चिड़िया है भाई। ठीक है, क्या है, एक चिड़िया है हमारे पास, ओपन स्पेस में है। तो वो चिड़िया है वो X एक्सिस में जा सकती है, Y एक्सिस में भी जा सकती है और Z एक्सिस में जा सकती है। उस पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। फिर आता है डायएटॉमिक गैस। देखो डायएटॉमिक गैस में हमारे पास क्या हो गया भाई, हमारे पास दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या है, ये रिज्ड बॉन्ड है। तो यहाँ पर n बराबर तो 2 हो गई, लेकिन k बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। k क्या है, कंस्ट्रेंट है, मतलब हमारे पास क्या है, देखो ये पार्टिकल इस तरफ मूव नहीं कर सकता, ये पार्टिकल इस तरफ मूव नहीं कर सकता। तो इसने क्या कर दी, इसके मोशन में रुकावट पैदा कर दी एक डायरेक्शन में। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 2 माइनस का 1 हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, ये क्या है, 5 तरीके से इंडिपेंडेंट मूव कर सकता है, मोशन कर सकता है। 5 तरीके से कैसे, 3 तो ट्रांसलेशन मोशन हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे, इसके रोटेशनल मोशन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये वाइब्रेशनल मोशन नहीं कर पाएगा। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 मोशन को डिफाइन करता है, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। यहाँ पर ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, रोटेशनल भी हो जाएगा, लेकिन वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एट हाई टेम्परेचर द बॉन्ड क्या हो जाएगा, नॉट रिज्ड, बॉन्ड रिज नहीं रहेगा हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होगा, ये वाइब्रेट भी कर पाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि जो ये फॉर्मूला होता है
ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर के लिए वैलिड होता है, हाई टेम्परेचर के लिए वैलिड नहीं है। तो आपको यहाँ पे सीधा लिखना पड़ेगा कि 3 तो ट्रांसलेशन मोशन थे, 2 रोटेशनल मोशन थे, अब 2 क्या हो गए, वाइब्रेशनल मोशन हो गए। तो हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 7 हो गए। ये मैंने लगा भी रखा, ठीक है। फिर देखो ये मैंने छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन होगा वो तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होगा। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। रोटेशनल में क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम डायटोमिक मॉलिक्यूल वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तो यह जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग तो रोटेट कर सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं करेगा। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पिन कहते हैं, रोटेशन नहीं कहते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस में ही रोटेट कर पाएगा। और वाइब्रेशनल मोशन देखो, हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, 2 टाइप का वाइब्रेशनल मोशन होगा। दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे और दूर जाएंगे। एक तो ये हो गया वाइब्रेशनल मोशन, और दोनों एटम एक साथ एक साइड आते हैं और एक साथ ही दूसरी साइड जाते हैं, एक मोशन ये हो गया। तो ये 2 वाइब्रेशनल मोशन हो गए। तो हमारे पास हाई टेम्परेचर के लिए अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो कितनी आ जाएगी, टोटल 7 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैंने फिर एक और जैसे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, कितने इंडिपेंडेंट तरीके से कोई सिस्टम मोशन कर सकता है, नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंट, ये वर्ड जरूर लिख देना पेपर में। दैट इज एक तरीके से किया गया मोशन दूसरे तरीके पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर एक मोशन दूसरे मोशन पर डिपेंड करेगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दोनों को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और है, एंड कोऑर्डिनेट वेरी करना चाहिए भाई। कोऑर्डिनेट जो हम ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वेरी करना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया तो उसको क्या कहेंगे, कंस्टेंट कहेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे मैं करा रहा हूं इन्हीं में आ जाएंगे। देखो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम 2 तरीके लिख सकते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के केस में हम ऐसे लिखेंगे, एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 मॉलिक्यूल, के क्या है, 2 है, एक ये और एक ये, नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए, कंस्टेंट कहेंगे क्योंकि ये क्या है, फिक्स है। जहां पर भी फिक्स आ जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, कंस्टेंट कहते हैं। ओके, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। नॉन लीनियर में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब की बार के की वैल्यू कितनी है, 3 है, एन की वैल्यू भी कितनी है, 3 है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। फिर है देखो भाई, ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ। यहाँ पर पार्टिकल क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर देखो हमें 2 कोऑर्डिनेट दिख रही है, एक आर दिख रहा है, एक थीटा दिख रहा है। ये हमारे पास जैसे सर्कुलर पाथ हो गया, तो ये पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है। अब इस पार्टिकल के लिए जो आर है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। देयर आर 2 कोऑर्डिनेट आर और थीटा, बट आर फिक्स। मैंने बताया था फिक्स होते ही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हेयर जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओनली 1, ठीक है। यहां पर हमारे पास हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट और वो कोऑर्डिनेट लेना है जो वेरी कर रहा है। यहां पर थीटा देखो वेरी कर रहा है हर बार, यहाँ पे चेंज होते 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 पूरा 360 हो जाएगा। लेकिन आर क्या है, हर पॉइंट पे फिक्स है, तो फिक्स वाले को हम कंस्टेंट कहते हैं, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट और वेरी कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम या जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी को हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। देखो वी नो सर्कुलर पाथ में क्या होता है, 2 डायमेंशन का होता है। कोई भी हमारे पास सर्कल होता है वो प्लेन में ही बनाया जाता है, 2 डायमेंशन का होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 डायमेंशन वाला फॉर्मूला लगेगा, 2n माइनस का k, तो n की वैल्यू 1 हो गई, k की वैल्यू 1 होगी, तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ गई। तो ना n इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, k हमारे पास क्या कंस्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम के लिए देखो, ये हमारे पास हम जो ले रहे हैं इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले रहे हैं, मतलब हमारे पास क्या हो, एल हो, उसकी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर भी देखो भाई आप, हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है, एक है थीटा और एक क्या है, एल है। लेकिन एल क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, वो होगा थीटा। एल क्या है हमारे पास यहाँ पे, कंस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो गया, थीटा हो गया, एफ की वैल्यू क्या होगी, 1। फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। एफ इज इक्वल टू 2n माइनस का k होता है, n की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है क्योंकि एक मास पार्टिकल है, k की वैल्यू भी 1 दे रखी है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर देखो स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम में अब तक हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम था उसमें एल कांस्टेंट थी, लेकिन स्प्रिंग पेंडुलम में एल जो स्प्रिंग है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। वो एल से बड़ा भी हो सकता है भाई, ठीक है। क्या हो सकता है, मूव कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो हमारे पास देखो ये क्या है, हमारे पास थीटा हो गया, एक कोऑर्डिनेट थीटा हो गया, ये हमारे पास मैंने एल प्लस एक्स लिख रखा है। एल क्या है हमारे पास, ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, एक्स क्या हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक्स और थीटा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता हमारे पास कोई बॉक्स है जो मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये क्या बॉक्स मूव कर रहा है और उसके साथ एक पेंडुलम लगाया गया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो मूव कर रहा है, एक्स डिस्टेंस,
और हमारे पास एक थीटा हो जाएगा। तो एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर बाई बॉक्स हो गया, और हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और थीटा हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, फिर आता भाई हमारे पास ए पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। हमारे पास क्या है, पार्टिकल है कोई भी, ठीक है, वो क्या है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। अभी तो आपको भी ये रेफरेंस पॉइंट का कोई काम नहीं है, लेकिन जब हम लैग्रांजियन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो ये हमारे पास देखो, ये थीटा क्या है, फिक्स है, ठीक है, और ये बॉक्स से ये मूव कर रहा है एक्स डिस्टेंस, तो थीटा तो फिक्स हो गया। तो हमारे पास सिर्फ दो कोऑर्डिनेट है, थीटा और एक्स, जिसमें से थीटा क्या है, फिक्स है, तो बचा क्या है, एक्स। बताओ जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एफ की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, फिर देखो, ए पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन द मूविंग इंक्लाइन प्लेन, मतलब हमारे पास अब की बार प्लेन भी मूव कर रहा है, और मूविंग प्लेन के ऊपर पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पार्टिकल क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो हमारे पास देखो, ये पार्टिकल स्लाइड करते हुए x1 डिस्टेंस आया, यहाँ पे प्लेन है वो मूव कर रहा है x2 डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास ये थीटा क्या है, फिक्स हो गया। हमारे पास यहाँ पर देखो भाई, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 और x2 हो जाएंगे, क्योंकि थीटा तो क्या है, फिक्स है। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर आता है स्पेयर और ए सिलेंडर, या तो स्पेयर ले सकते हो या आप सिलेंडर ले रहे हो। रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन, रोल करते हुए नीचे आ रहा है, यहाँ पर स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा था, यहाँ पर क्या है, रोल करते हुए नीचे आ रहा है। तो देखो हमारे पास जो सिलेंडर स्पेयर दे रखा है, उसकी जो ए है वो क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पर देखो भाई, जब ये यहाँ पर स्पेयर रखा हुआ था, ठीक है, तो ये मूव करते हुए एक्स डिस्टेंस आ गया, तो जो ये ए था, ये मूव करते हुए इस पॉइंट पे आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए भी बराबर क्या है, एक्स के बराबर है। ठीक है, ए क्या है, ये स्मॉल ए क्या है भाई, रेडियस हो गई, तो हमारे पास ये क्या हो गया, फाई हो गया। तो ए भी बराबर है एक्स के हो गया, एंगल जो होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, आर्क क्या दे रखी है, ए बी दे रखी है, अपॉन में रेडियस क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो ए बी की वैल्यू एक्स है, तो फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन में ए हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स हो किसके इक्वल हो गया, ए फाई के इक्वल हो गया। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, दे आर टू कोऑर्डिनेट, एक एक्स है और एक क्या है, फाई है, बट बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर बाय ए रिलेशन, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि अगर दो कोऑर्डिनेट हैं एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो वहां पर हम सिर्फ ये कहेंगे कि एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब आप किसी को भी मान सकते हो, एक्स को भी मान सकते हो, फाई को भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आता हमारे पास डबल पेंडुलम। ठीक है, अब तक हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, डबल पेंडुलम देखो, डबल पेंडुलम में कुछ नहीं है, ये सिंपल पेंडुलम था, इसके साथ एक और पेंडुलम लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर एल कांस्टेंट था, यहाँ पर भी एल कांस्टेंट है, यहाँ पर थीटा 1 वेरी कर रहा है, यहाँ पर थीटा 2 वेरी कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, देखो फिर आता भाई हमारे पास एटवुड मशीन। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर हमारे पास देखो यहाँ पर भाई हम बिल्कुल सिंपल पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, फिर हम कंस्टेंट पढ़ेंगे, फिर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, ये सारे डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम देख रहे हैं, ठीक है, ये आगे हमारे पास हैमिल्टोनियन, लैग्रांजियन इनमें काम आएंगे। तो एटवुड मशीन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास एटवुड मशीन होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक कोई भी हमारे पास व्हील होता है, रोलिंग होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक रोप लगा दी जाती है, एक तरफ M1 है, एक तरफ क्या है, M2 है। तो इस स्ट्रिंग में देखो हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास ये X1 है, ये क्या है, X2 है। अगर M2 ग्रेटर है तो सीधी सी बात है X2 बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ, अगर M1 बड़ा है तो ये ऐसे मूव करता जाएगा। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जो पूरी जो हमारे पास स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, X1 प्लस पाई आर प्लस X2, ये केवल क्या है, L की है, और L क्या हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। हमारे पास देयर आर टू कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट है, वेरी क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं। आर तो फिक्स है, दो कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, X1 और X2 वेरी कर रहे हैं, बट बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर बाय ए रिलेशन, X1 प्लस X2 प्लस पाई आर इज इक्वल टू L। एक ही रिलेशन में जब कोऑर्डिनेट को यूज किया जाता है तो वो हम क्या कहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, बट बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर बाय ए रिलेशन, हैंस जनरलाइज कोऑर्डिनेट ओनली 1, या तो X1 मानो या X2 मानो। ओके, फिर आता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास ये क्या है, मूव कर रहा है एक्स डिस्टेंस के साथ, तो के क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा,
जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिर्फ एक होता है, एक्स होता है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तो हमारे पास क्या था, हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल में भी सेम होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आता है कपल्ड ऑसिलेटर। कपल्ड ऑसिलेटर में देखो हमारे पास क्या होता है, कपल ऐसे दो हमारे पास जो ऑसिलेटर है, ठीक है, सॉरी, जो दो पेंडुलम है उनको किसके साथ, स्प्रिंग के साथ कॉन्टैक्ट कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, सॉरी। तो हमारे पास देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल एक ये हो गया, एक ये हो गया, हमने इसको क्या किया, स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। आपको ये सिंपल सा पता होगा, यदि M2 बड़ा होगा तो हमारे पास X1 क्या होगा, वो होगा। M2 क्या है, हैवी है, अगर ये हैवी होगा तो X2 क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर M1 क्या है, हमारे पास हैवी नहीं है M2 से, तो X1 क्या होगा, लार्ज होगा। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमारे पास एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है M1 से M2 में बाय स्प्रिंग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 कोऑर्डिनेट है, x1, x2, θ1, θ2। लेकिन θ1 और x1 एक रिलेशन के साथ क्या है, कनेक्ट हो रहे हैं। कौन सी रिलेशन के साथ, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। सिमिलरली θ2 और x2 ये भी क्या है, एक रिलेशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट कहेंगे, या तो आप कहो θ1, θ2, या आप कहो x1 और x2, 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो देखो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या तो आप x1 x2 कह सकते हो, या θ1 θ2 कह सकते हो। तो एफ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आता है टॉर्जनल पेंडुलम। ठीक है, टॉर्जनल पेंडुलम में हमारे पास क्या होता है, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है सिंपल एक होता है थीटा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या होता है, रोप लगी हुई थी, स्ट्रिंग लगी हुई थी, और यहाँ पर हमारे पास क्या स्प्रिंग लगा हुआ है। तो स्प्रिंग में हमारे पास क्या, स्प्रिंग तो मूव कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और थीटा हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब हमारे पास जो सिस्टम थे जो हमारे पास यूज में आएंगे, वो सारे सिस्टम के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया है भाई। ठीक है, अब हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक और सिंपल सी डेफिनेशन देख सकते हो, द नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच ए पार्टिकल कैन मूव फ्रीली इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब फ्रीली का मतलब उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, उस पर कोई भी कंस्ट्रेंट ना हो। ठीक है, कोई भी पार्टिकल कितना फ्रीली मूव कर सकता है, कितने इंडिपेंडेंट तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी पार्टिकल को मूव करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। The number of independent coordinate required to specify completely the position and orientation of a particle in space is defined as degree of freedom। मतलब हमारे पास किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट, देखो भाई कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसमें सिर्फ 2 चीजें होंगी, या तो ओरिएंटेशन दे रहा होगा या पोजीशन को शिफ्ट कर रहा होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन मूव कर रहा होगा या रोटेशनल। ठीक है, तो 2 ही तरीके से हो सकता है। तो हमारे पास वो उस मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होंगे, वो होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इससे इजी डेफिनेशन मैं नहीं दे सकता भाई। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइप्स के हो सकते हैं। देखो हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, ये हमारे पास ये जो वाइब्रेशनल मोशन मैंने पहले ही बताया था कि हाई टेम्परेचर के लिए होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ मोस्टली केस में 99 केस में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन को ही डिफाइन करते हैं। इसलिए डेफिनेशन में भी मैंने क्या लिखा है, पोजीशन और ओरिएंटेशन। पोजीशन में क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा, और ओरिएंटेशन में क्या जाता है, रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, ये किसके लिए होते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के लिए, और जो वाइब्रेशनल होता है वो हाई टेम्परेचर के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।